वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 9 फरवरी 2022 है। आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग ग्रेट दिस मॉर्निंग। आज हमारे टेबल के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाई ओपिनियन पोल्स नीड रेगुलेशन। एस वाई कुरैशी साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देर वी हैव अनदर टॉपिक, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में बात करने वाले हैं। फिर जो बच्चे हैं उनके अंदर जो मेंटल स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है और स्कूल्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। द लास्ट वन इज़ नीट एंड स्टेट्स। ये तमिलनाडु की असेंबली के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन वी हैव न्यूज़ एंड MCQ। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। दोस्तों, अगर आप अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव स्टेप से करते हैं तो आपका बाकी का जो दिन है वो भी पॉजिटिव बन जाता है। तो स्टार्ट योर डे विथ ए मोटिवेशनल कोट, मोटिवेशनल स्टोरी, इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स। चेक आउट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। हमारी दो चैनल्स हैं, एक है क्यूरियसली एजुकेशन, दूसरी है क्यूरियसली फॉर एवर। इन दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज की डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। वाई ओपिनियन पोल्स नीड रेगुलेशन। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल को लिखा है SY कुरैशी साहब ने। SY कुरैशी साहब कौन है? He is a former Chief Election Commissioner of India. One of the most outstanding IAS officer, right? बहुत ही इंस्पायरिंग व्यक्ति हैं और जब भी वो इलेक्शन के साथ जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में लिखते हैं तो उनको आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं और बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं। और जब भी वो आर्टिकल लिखते हैं, मैंने बहुत सारे उनके आर्टिकल्स पढ़े हैं और आज तक ऐसा कोई भी आर्टिकल मैंने नहीं देखा जिसमें आपको कुछ नया ना सीखने मिले। तो लेट्स स्टार्ट ओपिनियन पोल्स। आई एम श्योर आपको ओपिनियन पोल्स के बारे में पता है। इलेक्शन से पहले जो हैं हमारी टीवी चैनल्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे ओपिनियन पोल्स हमें देखने को मिलते हैं कि कौन सी पार्टी को कितने वोट्स मिलेंगे, कौन सा कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है, ये वो एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन ये उठता है, सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे जो मेन मूलभूत प्रश्न है वो ये है कि क्या ओपिनियन पोल्स जो हैं ये ऑथेंटिक होते हैं? द आंसर इज नो, टू बी ऑनेस्ट, राइट। हम इनके ऊपर थरोली रिलाई नहीं कर सकते। अगर ओपिनियन पोल से ही पता चल जाता तो फिर इलेक्शन करने की क्या ज़रूरत थी? इलेक्शन हम क्यों करवाते हैं? क्योंकि लोगों का जो भी ओपिनियन है वो वोट के माध्यम से वो एक्सरसाइज करेंगे। All political parties to have opposed these polls demanding a ban. सभी political parties ने opinion polls का विरोध किया है और कहा है कि इसके ऊपर बैन होना चाहिए। लेकिन जब opinion polls ये दिखाते हैं कि उनकी पार्टी का व्यक्ति या फिर उनकी पार्टी जीत रही है, उस टाइम पर वो इसका विरोध नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स जब उनकी पार्टी हार रही होती है, ऐसा बताएंगे कि उनकी पार्टी को सबसे कम वोट मिलेंगे, तब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ओपिनियन पोल्स का विरोध करती हैं। मीडिया ग्रुप्स जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई इसके ऊपर बैन क्यों लगाना चाहिए, ये तो हमारा अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि उनको प्राइम टाइम व्यूअरशिप मिलती है, जो उनकी TRP है वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसको एक कंटिन्यूसली देखते रहते हैं ओपिनियन पोल्स को, और इसकी वजह से फिर उनको एडवर्टीजमेंट और सारी चीज़ें मिलती रहती है। तो उनके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपिनियन पोल, मीडिया के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपिनियन पोल जो है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल चीज़ है। अब दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर ओपिनियन पोल्स के ऊपर अलग अलग प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस है। कुछ देशों में ऐसा है कि इलेक्शन से 2 दिन पहले ओपिनियन पोल्स नहीं दिखाए जा सकते। कुछ देशों में 21 डेज से पहले, इलेक्शन की डेट अगर लेट्स से 21 जनवरी है तो 1 जनवरी से आप ओपिनियन पोल्स जो हैं वो नहीं दिखा सकते। ऐसे कुछ देशों की बात करें तो इसमें ब्राज़ील है, फिर कोलंबिया है, अर्जेंटीना, कनाडा में भी इस प्रकार के बैन्स हैं। यूरोपियन देशों की बात करें तो फ्रांस हैं, पोलैंड हैं, इटली में भी इस प्रकार का बैन है। तो और टर्की भी, राइट, टर्की जो देश हैं तो वहाँ पर भी इस प्रकार के ओपिनियन पोल्स जो हैं दे आर नॉट अलाउड। मीन्स रेंज अलग अलग है, लेकिन ओपिनियन पोल्स जो हैं वो एक समय के बाद जो हैं वो अलाउड नहीं है, ताकि वो जो वोटर्स हैं उनके दिमाग के ऊपर कोई नेगेटिव या फिर गलत इंप्रेशन क्रिएट ना करें। जैसे मैंने आपको बताया कि
ओपिनियन पोल्स के ऊपर जब बैन की बात आती है तो कुछ स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हमारे देश में आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है इसके ग्राउंड पर यह कहते हैं कि भाई आप इसको बैन नहीं कर सकते। हम डिस्कस कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति के साथ जैसे डिस्कस करते हैं वैसे ही हम टीवी चैनल या फिर जो मीडिया है उसमें डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति जीत सकता है नहीं जीत सकता, तो आप हमें इसके ऊपर बैन नहीं लगा सकते। बट ये बात ये लोग भूल रहे हैं कि हमारा जो आर्टिकल 19 है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ जो डील करता है, तो इसमें ये भी है कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे जो मन में आए वो मैं आपको बता दूं, मैं आपको गालियां देने लगूं और ये कहने लगूं कि ये तो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ऐसा नहीं है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं। जब तक आप किसी और के राइट्स को वायोलेट नहीं कर रहे हैं तब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब दूसरे जो हमारे लॉज हैं उनको देखिए। द इंडियन पिनल कोड और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसको आरपी कहते हैं, राइट, आरपी एक्ट 1951 जो है उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। अब हम इसकी थोड़ी टेक्निकलिटी को समझते ले। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक प्रकार का एब्सोल्यूट मैंडेट है। इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताऊं तो इसका मतलब यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो भी आपको करना पड़े वो आपको करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जितने भी नेसेसरी स्टेप्स उठाने पड़े ताकि हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करना ही है, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े जजमेंट्स को देख लीजिए। डेमोक्रेसी कैनॉट सर्वाइव विदाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में कहा था। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2003 का और 2013 का जो जजमेंट है उसमें कहा था। और 1977 का एक केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था द हार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं रहता है। जस्ट इमेजिन के 2 पार्टीज हैं या फिर 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। अब ए जो है इसके पास ना तो पैसे हैं ना तो सपोर्ट है, लेकिन इंसान बहुत अच्छा है, पॉलिटी भी इसकी बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस्ड है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन पैसे और फिर इस प्रकार का इन्फ्लुएंस ये सारी चीज़ें नहीं हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर ए जीत जाता है तो वो हमारे देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर या फिर बेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, राइट, इतना केपेबल व्यक्ति है ये। बी जो है उसके पास पैसा है, मसल पावर है, वो मीडिया खरीद सकता है, पेड न्यूज़ देने के लिए उनके पास पैसे हैं और सारी जो भी गलत चीज़ें हैं वो ये व्यक्ति कर सकता है। अब ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए ये एक ऐसी इमेज क्रिएट करेगा कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है और ये बहुत ही बुरा इंसान है और फाइनली ये जीत जाएगा और लोग जो हैं वो इनको वोट दे देंगे क्योंकि लोगों को एक भ्रम में रखा गया। तो अब जेन्युइनली अगर हम देखें इलेक्शन की प्रोसेस जो है वो दोनों ने फॉलो की। बी जो है उसको ज़्यादा वोट मिल गया और वो जीत गया, लेकिन बी ने जो टेक्निक्स यूज़ की थी वो सारी टेक्निक्स जो हैं वो गलत यूज़ की थी। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो टॉप लेवल तक ना पहुंच जाएं, वो हमारे डिसीजन मेकर ना बन जाएं, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको ये एक्स्ट्रा पावर्स दिए गए हैं, उनको ये मैंडेट दिया गया है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, वरना डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं रहता, इज़न्ट इट। अब हमारे देश में क्या पेड न्यूज़ नहीं है? आप जो मीडिया का एक जो फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट आता है, उसमें देखिए हमारा नंबर जो है ना 100 से भी ऊपर है, यानी कि टॉप रैंकिंग की तो बात छोड़ दीजिए, हम 100 के बाद हमारा नंबर है 135-36 ऐसा कुछ है, अभी एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है मुझे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि हमारे देश की मीडिया जो है ना वो क्लीन नहीं है, यू कैन नॉट रिलाई ऑन इट। तो ओपिनियन पोल्स जो हैं वो स्पॉन्सर्ड भी हो सकते हैं, मोटिवेटेड हो सकते हैं, बायस्ड भी हो सकते हैं, और जितने भी ओपिनियन पोल्स निकालने वाली एजेंसीज हैं वो नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है। वो ऐसी अपनी मेथोडोलॉजी के बारे में, मेथोडोलॉजी यानी कि कौन सी मेथड, कौन सी पद्धति से आपने डेटा कलेक्ट किया, कौन कौन से प्रश्न आपने पूछे थे, लोगों ने क्या इसका जवाब दिया, ये सारा डेटा आप मांगेंगे तो क्या वो इजीली दे देंगे? ऑफ कोर्स नहीं देंगे।
वो अपने हिसाब से जिनसे पैसा आ रहा है, जिन पार्टी से पैसा आ रहा है, जो कैंडिडेट है उनसे पैसा आ रहा है, तो उस हिसाब से वो ओपिनियन पोल जो है वो डिज़ाइन करते हैं. Many polls amount to disinformation that can result in undue influence. जो अभी हमने बात की कि बहुत सारे polls ऐसे होते हैं जो डिसइंफॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, और इसकी वजह से एक अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है. लोगों के अंदर ये इमेज क्रिएट होती है, कि इल्यूजन क्रिएट होता है, एक भ्रम पैदा होता है कि ये कैंडिडेट जो है ये बहुत ही अच्छा है. और ऐसा करना जो है ये एक इलेक्टोरल ऑफेंस है, ये एक गुनाह है आईपीसी सेक्शन 171C के तहत. 1997 और 2004 में 2 बार इलेक्शन कमीशन ने ऑल पार्टी मीटिंग्स कंडक्ट की. इन दोनों मीटिंग्स में 1997 और 2004 की मीटिंग्स में सभी पार्टीज ने, पे अटेंशन, ये यू विल बी सरप्राइज्ड हियर कि कैसे क्या कहते हैं और क्या करते हैं. तो सभी पार्टीज ने ये कहा कि एक यूनानिमस डिमांड की, सभी ने ये कहा, एक स्वर में कहा कि ओपिनियन पोल्स के ऊपर बैन होना चाहिए. 1998 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को लेकर कुछ गाइडलाइंस इश्यू की. तब इन्हीं गाइडलाइंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया. तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज वाली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह पूछा कि आप ये गाइडलाइंस इश्यू कर रहे हैं, लेकिन आप इनको एनफोर्स कैसे करवाएंगे, क्योंकि ऐसा लॉ जो है वो पार्लियामेंट ने पास नहीं किया जिससे आप इसको बैन कर सके. तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी गाइडलाइंस जो है उसको वापस खींचना पड़ा. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये लगा कि फ्यूचर में ये जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें ऐसा लॉ लाया जाएगा जिससे हम फिर इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे. फिर 2008 में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने फिर से इस इश्यू को, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के इश्यू को फिर से उठाया और कहा कि भाई आप इसको बैन कर दीजिए. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि देखिए, हम इस चीज़ को बैन नहीं कर सकते क्योंकि पार्लियामेंट में ऐसा लॉ नहीं है. तो आप ये रिक्वेस्ट जो है ना वो पार्लियामेंट में उठाइए, पार्लियामेंट में एक लॉ पास करवाइए, और जब ये लॉ पास हो जाएगा तो हम मेक श्योर करेंगे कि इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो. इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने ये जो लॉ हैं इसका ड्राफ्ट भी तैयार करके दिया ताकि पार्लियामेंट में वो इजीली पास हो जाए. सरप्राइजिंगली क्या हुआ पार्लियामेंट में, एग्जिट पोल जो है ना इसको तो बैन कर दिया, लेकिन ओपिनियन पोल को बैन नहीं किया. अब देखिए किस प्रकार की ट्रिक यूज हो रही है यहाँ पर, कि एग्जिट पोल जो है मीन्स एक बार वोट आपने दे दिया, एक जगह पर इलेक्शन खत्म हो गया, सो दैट्स इट, डन. उसके बाद आप एग्जिट पोल दे रहे हैं तो उसकी उतनी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगी. वैसे देखा जाए तो रिजल्ट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगी, लेकिन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो इसकी भी होगी. लोग ये सोचेंगे कि यार हमने तो इस पार्टी को, एक्स पार्टी को वोट दिया है और वाई पार्टी जीत गई, क्योंकि एक्स पार्टी के बारे में एक भ्रम क्रिएट किया है एग्जिट पोल ने. तो ऐसा भी हो सकता है, और फिर लोगों को ईसीआई के ऊपर से विश्वास जो है वो उड़ जाएगा. तो ये भी एक सोचने वाली बात तो है ही. बट एनीवे, पार्लियामेंट ने एग्जिट पोल को बैन कर दिया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने ओपिनियन पोल्स को जो है पार्लियामेंट में बैन नहीं किया. It is not clear why the parties who were unanimous in demanding the ban on both opinion and exit polls did not pass it in parliament in its entirety. ये एक सोचने वाली बात है, या फिर अभी भी ये क्लियर नहीं है कि क्यों पार्टीज ने सिर्फ एग्जिट पोल्स को बैन किया और ओपिनियन पोल्स को चलने दिया. 2013 में लॉ मिनिस्ट्री ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह कहा कि आप फिर से ओपिनियन पोल्स को बैन करने के बारे में सोचिए. सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के व्यूज़ लिए गए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है वो इस बैन को सपोर्ट किया, मोस्ट ऑफ द पार्टीज़ ने सपोर्ट किया. और जब पार्टिसिपेशन हुआ, मीन स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया, तो इसमें मीडिया, पोलस्टर्स, ज्यूरिस्ट जो हैं वो सभी मानते थे कि इसको बैन होना चाहिए. और कुछ ऐसा कह रहे थे कि ओपिनियन पोल्स जो हैं वो चलते रहने चाहिए एक्सेट्रा. लेकिन सभी ने एक चीज़ पर अपना एग्रीमेंट दिया, वो ये था, या फिर सभी एक चीज़ पर एक ही पेज पर थे. उनका कहना था कि हाँ, एक चीज़ तो है कि ओपिनियन पोल्स में बहुत सारे खामियां हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी ये कहा है कि दिस हैज़ बिकम नेसेसरी टू एम्फेसाइज टुडे since the print media is sought to be exploited by interested individuals or groups to misguide and mislead the unwary voters by subtle and not so subtle propaganda on casteist, religious and ethnic basis, as well as by the use of sophisticated means like the alleged poll सर्वेज. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी ये माना है कि
इससे जो है वोटर्स के ऊपर एक प्रकार से साइकोलॉजी एक प्रोपोगेंडा जो है वो चलाया जाता है और वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है। 2014 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया बाय एक टेलीविज़न चैनल और इसमें पता चला कि 11 ऐसी पोलिंग कंपनीज हैं, वो पैसे लेकर आप जैसा कहेंगे वैसा वो पोल का जो रिजल्ट है वो मैनिपुलेट कर देंगे। इनको रंगे हाथ पकड़ा गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मैटर को उतना ज़्यादा अटेंशन मिला ही नहीं, ये कारपेट के नीचे चला गया, ये 2014 वाला स्टिंग ऑपरेशन। तो इसका क्या कोई सोल्यूशन है? एक है ब्रिटिश पोलिंग काउंसिल, एक ऐसी परिषद है, एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर आप पोलिंग एजेंसीज हैं तो आप अपने स्पॉन्सर्स, फिर सैंपल साइज़ कितनी है, आपकी मेथोडोलॉजी क्या है, टाइम फ्रेम कितना है, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग ऑफ रिसर्च स्टाफ, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको इस काउंसिल को देनी पड़ती हैं। और एक काउंसिल जो है वो अनबायस्ड तरीके से किसी भी पक्षपात के बिना ये पोलिंग एजेंसीज के ऊपर नज़र रखती हैं। तो या तो ऐसी कोई सिचुएशन हम क्रिएट करें यहाँ पर कि अगर ओपिनियन पोल्स चल रहे हैं तो ये जो अलग अलग मीडिया एजेंसीज हैं वो किस प्रकार से इन सारे पोल्स को कंडक्ट कर रहे हैं, इसको ऑब्जर्व करने वाली एक इंडिपेंडेंट बॉडी। बिहार में 2015 का जब इलेक्शन हो रहा था, उसके ख़त्म होने के बाद ये डिमांड की गई कि हमारे देश में भी ऐसी एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी हो, एक इंडियन पोलिंग काउंसिल की स्थापना की जाए। आज 6 साल हो गए हैं, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिला है। अब एग्जिट पोल के बारे में मैंने आपको बताया कि आरपी एक्ट 2008 में एग्जिट पोल को बैन किया गया, राइट। एक अमेंडमेंट से पार्लियामेंट ने एग्जिट पोल्स को बैन कर दिया। लेकिन आपने अभी भी एग्जिट पोल्स को देखा होगा, 2008 में बैन किया था, आज भी एग्जिट पोल्स जो हैं वो चल रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इसको नज़रअंदाज कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ये कहता है कि एक बार इलेक्शन जो लास्ट डे है पोलिंग का, यानी कि वोटिंग का, वो ख़त्म हो जाए, उसके हाफ एन आवर के बाद, 30 मिनट्स के बाद आप एग्जिट पोल्स जो हैं वो दे सकते हैं। पार्लियामेंट का लॉ क्या कहता है कि एग्जिट पोल जो है वो बैंड है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस जो है वो पार्लियामेंट के रूल से थोड़ी नहीं, क्लियरली बाहर हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज गाइडलाइंस स्टैंड ओपोज्ड टू द प्रोविजन ऑफ द लॉ। तो इस चीज़ को इलेक्शन कमीशन को बंद करना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि एग्जिट पोल्स जो हैं वो बैन हो चुके हैं, राइट। पार्लियामेंट ने ही एक लॉ को अमेंड करके इसको बैन किया है। तो दिस शुड रिफ्लेक्ट इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज गाइडलाइंस। अब देखते हैं कि ओपिनियन पोल्स का आगे क्या होता है। एज वी नो के 5 राज्यों में इलेक्शंस होने वाला, इनफैक्ट कल से उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस की शुरुआत, फर्स्ट फेज़ की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। तो लेट्स होप कि फ्यूचर में ये जो ओपिनियन पोल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए। लेकिन जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर पार्टी जीत रही है तो फिर पार्टी कहेगी कि नहीं नहीं इसको तो स्टार्ट ही रखना चाहिए, मीडिया वाले कहेंगे कि नहीं नहीं इसको स्टार्ट रखो, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, तो वो वायलेट होगा अगर इसको बैन करेंगे तो। लेकिन वो नहीं कहेंगे कि इससे हमारी टीआरपी इतनी ज़्यादा हो रही है और कितने सारे पैसे भी मिल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट से, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं कि उनके फेवर में ओपिनियन पोल्स जो हैं वो दिए जाए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं हमारे देश में और इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता भी होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार की डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं। दोस्तों, आज का सेकंड टॉपिक है डोल कन्फ्यूजन। पायोनियर का ये आर्टिकल, हमारे देश में एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं। इसमें एक जो माता है जिसको पहला बच्चा हुआ है उसको 5,000 रुपये कैश और ऊपर से 1,000 रुपये दूसरे दिए जाते हैं। अब ये क्यों दिए जाते हैं? नंबर 1, एक तो जो माता है उसकी अगर हेल्थ अच्छी होगी, अगर उसने प्रॉपर बैलेंस डाइट कंज्यूम किया है, हेल्थी फूड खाया है, तो उसके अंदर कोई एनीमिया और ये सारी चीज़ें नहीं होगी, तो जो नवजात शिशु जिसका जो बच्चा है उसका वो भी हेल्थी पैदा होगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ न्यूट्रिशनल डाइट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। दूसरी चीज़ कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाली जो महिला है, जब वो प्रेगनेंसी के लास्ट फेज पर होती हैं तो वो जॉब नहीं कर पाती ऑफ कोर्स, तो उसको वेज लॉस होता है, वो उसको जो नुकसान होता है क्योंकि टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट जो है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मातृ वंदना योजना जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है।
अब 2 फरवरी को यूनियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर एक महिला जो है उसके फर्स्ट चाइल्ड में तो उसको बेनिफिट मिलता ही है, लेकिन अगर सेकंड चाइल्ड जो है वो गर्ल चाइल्ड है तो फिर उसको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर बॉय चाइल्ड है तो फिर पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये तो गलत बात है, ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है, राइट। और आज भी हमारे देश में इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट जो हैं वो होती हैं। गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की आवश्यकता है। लॉज हैं, जो डॉक्टर्स ये चीज़ें कर रहे हैं वो अनएथिकल हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन पैसों की लालच में ये करवाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इडियट पेरेंट्स होते हैं जो ये डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो भी अब मान्यता है, वी ऑल नो कि अगर फर्स्ट चाइल्ड जो है वो लड़की है और सेकंड चाइल्ड जो है वो लड़की है तो फिर ये डिटर्मिनेशन टेस्ट क्यों करवाते हैं? दे वांट टू नो कि क्या है। अगर गर्ल चाइल्ड है तो फिर वो एबॉर्शन और ये सारी चीज़ें भी करवाते हैं। ये आज भी हमारे देश में चल रहा है। इस आर्टिकल में एक लाइन थी, प्रोस्पेक्ट ऑफ कैश इंसेंटिव फॉर अ गर्ल चाइल्ड कैन ऑल्सो बी अ रीज़न फॉर कंडक्टिंग द सेक्स टेस्ट। ऐसा नहीं है, राइट। सरकार आपको कोई 5 लाख रुपए नहीं दे रही है, 5,000 रुपये दे रही है। तो और ये टेस्ट वेस्ट जो है ना, इट्स नॉट दैट चीप, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं और ख़तरा भी बहुत है। तो 25,000 50,000 डिपेंडिंग ऑन कौन से सिटी में, कौन से टाउन में आप रहते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग रेट हैं इसके, क्योंकि इलीगल है तो कोई इसका स्टैंडर्ड रेट नहीं है। तो कोई 5,000 रुपये के लिए फिर टेस्ट करवाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए मुझे ये पॉइंट जो है वो थोड़ा लॉजिकल नहीं लगा। द प्रपोजल डज नॉट ऑल्सो चेक पॉपुलेशन ग्रोथ, मीन्स क्या सरकार जो है वो एनकरेज कर रही है कि यू शुड गो अहेड विथ ए सेकंड चाइल्ड? मीन्स ऑफ कोर्स ये एक जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिली है, उनका डिसीजन है कि उनको 2-3 कितने बच्चे चाहिए, एक चाहिए या फिर बच्चा नहीं चाहिए। सो दैट्स टोटली अप टू देम। बट जब सरकार इस प्रकार के कुछ डोल्स देती है, डोल्स इन द सेंस के इस प्रकार के कुछ बेनिफिट्स देती हैं, तो इनडायरेक्टली क्या सरकार ऐसा कोई मैसेज सेंड कर रही है कि यू शुड हैव एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन या फिर मोर देन 2? तो ये है। हमारे देश में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसका चैप्टर 2 क्या कहता है, देखिए। एवरी प्रेग्नेंट वुमन एंड लैक्टेटिंग मदर शैल बी एंटाइटल्ड टू ए मील फ्री ऑफ चार्ज to meet the nutritional standards and maternity benefit of not less than 6,000 rupees. ऑलरेडी हमारे देश में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो ये कहता है कि एवरी प्रेग्नेंट वुमन, एवरी प्रेग्नेंट, यहाँ पर गर्ल चाइल्ड की बात नहीं है, मेल चाइल्ड की बात नहीं है, राइट। यहाँ पर हर एक प्रेग्नेंट महिला की बात बताइए, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो गरीब घर से हो, अगर उनको ये बेनिफिट्स चाहिए तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको इतनी चीज़ें जो हैं वो मिलनी ही चाहिए, इतने मैटरनिटी बेनिफिट्स जो हैं उनको मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों स्कीम्स जो हैं वो थोड़ी क्लैश हो रही है। ये स्कीम कुछ अलग कह रही है, ये जो एक्ट है वो कुछ अलग कह रहा है, और सरकार का ये जो नोटिफिकेशन है वो कुछ अलग कह रहा है। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हुई है। दोस्तों, आज का 3rd आर्टिकल है, पायोनियर का आर्टिकल है, यंग स्ट्रेस। एज वी ऑल नो कि हमारे बहुत सारे राज्यों में मंडे से स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वो वापस खुल चुकी हैं। यूल बी सरप्राइज टू नो कि लगभग 600 दिनों के बाद बच्चे जो हैं वो वापस स्कूल्स और कॉलेजेस में जाएंगे, ऑन एन एवरेज 600 दिनों के बाद। एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन भी अब दूर नहीं है। क्लास 10 और 12 के बच्चों की, उनको अपना सिलेबस भी ख़त्म करना है, इसके साथ साथ जो अपना करियर ऑप्शन है वो भी चूज़ करना पड़ेगा, और एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो इट्स अ वेरी टफ टाइम फॉर दिस स्टूडेंट्स। जो लोअर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनको जो ऑनलाइन चीज़ें सिखाई गई है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो भूल गए, तो री लर्निंग उनका करवाना पड़ेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। 600 दिनों के बाद आप कोई चीज़ करते हैं तो आपकी एक हैबिट हो जाती है। वैसे अलग अलग यूट्यूब के वीडियोस आपने देखे होंगे, कोई कहता है कि कोई चीज़ को 21 दिन करो तो हैबिट हो जाती है, कोई कहता है 66 डेज करो तो हैबिट हो जाती है, कोई कहता है 100 डेज करो हैबिट हो जाती है। अब ये सारे नंबर्स से ऊपर हैं 600, राइट। तो 600 दिनों से अगर घर में बच्चे घर में हैं और घर के बाहर बहुत सारा नहीं निकल पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उनकी अब एक हैबिट हो चुकी है घर में रहने की, और अब उनको ऑल टुगेदर स्कूल में जाना पड़ेगा। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। उनको फिर से रीकिंडल करनी पड़ेगी, अपनी फ्रेंडशिप को रिवाइव करनी पड़ेगी, ऑफलाइन टीचिंग से फिर से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा।
और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कोई भी ऐसी स्टडी कंडक्ट नहीं की गई है जिससे हमें ये पता चले कि हमारे बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है वो कैसी है। बहुत सारे बच्चे ये लॉकडाउन और कोविड की वजह से एक लंबे समय से घर में रहे हैं, ना कोई फ़न है, ना बाहर निकल पा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन जो हुई है, एक लंबे समय से हुई है। अभी तो यू कैन सी देम अराउंड राइट एवरीवेयर, लेकिन एक लंबे समय से वो घर में रहे तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनका स्वभाव ऐसा हो गया है कि छोटी छोटी बात पर रोते रहते हैं, या तो रूठ जाते हैं, या तो उनका ध्यान नहीं रहता है, या फिर एक दूसरे के साथ झगड़े करते हैं, पेरेंट्स की सुनते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। दिस इंडिकेट्स के कुछ बिहेवियरल इश्यू हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंगर, ऐसा कुछ तो बच्चों में हो रहा है। लेकिन ये कुछ जो हैं वो तभी पता चलेगा जब आप इसके ऊपर एक प्रॉपर स्टडी करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ईटिंग डिसऑर्डर हो चुका है, स्लीप डिसऑर्डर हो चुका है, और जो टीनेजर्स हैं कुछ, उनमें आपको डिसओबीडियंस, फिर सिगरेट पीना, ये वो एडिक्शन, गांजा फूकना, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आ चुकी हैं। दे आर वॉचिंग टू मच ऑफ पॉर्न वीडियोज़, राइट। तो ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो वी नीड टू डू ए प्रॉपर स्टडी ऑन दिस। दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसी एक स्टडी कंडक्ट की है। हर एक राज्य को इस प्रकार की स्टडीज़ जो है वो कंडक्ट करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको पेरेंट्स के बारे में भी पता चलेगा कि पेरेंट्स की सिचुएशन कैसी रही, राइट। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब परिवार से बच्चे हैं, तो वहाँ पर वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी, ना प्रॉपर इंटरनेट था, ना उनके पास अलग से स्मार्टफोन या टैबलेट या कंप्यूटर ऐसा कुछ था कि वो सारे क्लासेस को अटेंड कर सकें। तो ये भी इश्यूज़ क्रिएट करता है। यूएसए में बहुत सारे ऐसे मीन्स हाई स्कूल शूटिंग्स जो हो रही है, गन लेकर बच्चे जो हैं वो स्कूल चले जाते हैं और फिर शूटिंग करते हैं, मीन्स किसी की हत्या कर देते हैं, या फिर ज़्यादातर लोगों मीन्स 3-4 लोगों से भी ज़्यादा लोगों के ऊपर फायरिंग कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पेंडेमिक स्ट्रेस का कारण बताया जाता है। तो वी हैव टू सेव आवर किड्स, और स्कूल को भी हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि स्कूल भी ऑब्जर्व करे, टीचर्स ऑब्जर्व करें कि अगर बच्चे के अंदर कोई अनयूजुअल बिहेवियर है तो वो रिपोर्ट किया जाए और बच्चे को संभाला जाए। बिकॉज दिस कोविड और ये आइसोलेशन और लॉकडाउन ने ज़्यादातर लोगों की हेल्थ जो हैं, मेंटल हेल्थ खास करके, सभी के पेट तो बढ़ ही गए हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के ऊपर जो हैं, जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, दैट इज़ मेंटल हेल्थ, तो इसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट तो फॉर श्योर क्रिएट की ही है। दोस्तों, नीट एंड स्टेट्स, द हिंदू का ये आर्टिकल है, इनके एक एक पॉइंट्स को हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद द तमिलनाडु असेंबली पासिंग वंस अगेन इट्स अर्लियर बिल, फिर से तमिलनाडु की असेंबली ने एक बिल जो है उसको फिर से पास किया है, सीकिंग टू एग्जेम्प्ट गवर्नमेंट सीट्स इन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज फ्रॉम नीट एग्जामिनेशन। ये बिल क्या करना चाहता है कि जो गवर्नमेंट सीट्स हैं मेडिकल और डेंटल कोर्सेज की, तो नीट में इसको इंक्लूड ना किया जाए। इस चीज़ को लेकर तमिलनाडु असेंबली ने एक बिल पास किया है। द बॉल इज वंस अगेन इन द कोर्ट ऑफ गवर्नर आर एन रवि। अब ये बिल जो है वो फिर से पास किया है। ये बिल किसके पास जाता है? गवर्नर के पास जाता है। फिर से ये बिल जो है वो गवर्नर साहब के पास आया है। The governor had chosen to return to the House for reconsideration the bill that was passed in September 2021, questioning the tenability of the Justice A.K. Ranjan committee report that had given its findings in favor of the passage of such a law. गवर्नर साहब ने जो सितंबर 2021 में बिल पास किया गया था, तो उसको फिर से इस हाउस के पास भेजा, यानी कि तमिलनाडु की असेंबली के पास भेजा कि आप फिर से इसको रिकंसिडर कीजिए। ये गवर्नर के पावर होते हैं। लेकिन एक और चीज़ है इस लॉ को लेकर, इसको हम डिस्कस करेंगे। द डीएमके regime has thrown down the gauntlet as the constitution is clear as far as the governor's course of action is concerned. गवर्नर ने जो किया वो प्रॉपर किया कि गवर्नर ने पहली बार जब बिल आया तो उनको लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने वापस भेज दिया। लेकिन अगर फिर से हाउस जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, वो बिल को गवर्नर के पास भेजती है, तो गवर्नर जो है उनको इसको पास करना ही पड़ता है। द बिल इज प्रेजेंटेड टू हिम अगेन, मिस्टर रवि इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू ग्रांट असेंट। अगर बिल को फिर से गवर्नर के पास भेजा जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि गवर्नर को इसके ऊपर यस ही करना पड़ता है। इट इज अ मैटर ऑफ स्पेक्यूलेशन वेदर द बिल विल ऑब्टेन प्रेसिडेंशियल नोड, बट द एपिसोड रेजेस अ क्वेश्चन वेदर द गवर्नर कुड नॉट हैव अवॉइडेड द करंट सिचुएशन बाय reserving the bill for the president
इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग इट। ये मैटर जो है वो ऐसी होती ही नहीं। अगर गवर्नर साहब को ये लगता कि देखिए ये बिल जो है वो बराबर नहीं है, तो वापस देने की बजाय गवर्नर के पास दो ऑप्शन रहते हैं, मीन्स बेसिकली तीन होते हैं। एक है कि वो बिल को वापस भेजे, एक कि प्रेसिडेंट साहब को भेज दे, और एक है कि उसके ऊपर कुछ ना करें। यानी कि ऐसा जब करते हैं कुछ ना करें तो डिले करते रहते हैं। एक प्रकार की टेक्निक है, एक प्रकार की टेक्टिक है कि आप उसको ऑपरेट नहीं होने देंगे। और जनरली ऐसा होता है पॉलिटिक्स में। मैंने कई बार इसके बारे में बात की है तो रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है गवर्नर को, तो लेट्स से बीजेपी का कोई व्यक्ति है और तमिलनाडु में डीएम की पार्टी है, तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो इसकी वजह से ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और ये कोई नई बात ऐसा नहीं है बीजेपी कर रही है, पहले भी ऐसा होता ही था। अभी कुछ दिनों पहले ही हम चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे थे, राइट। तो ये बिल जो है वो पहले ही अगर प्रेसिडेंट साहब को भेज दिया होता तो फिर ये चीज़ ना होती। अब उनके पास आया है तो फिर लॉ क्या कहता है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि इज बाउंड टू ग्रांट असेंट। आफ्टर ऑल दिस इज क्लियरली अ बिल दैट रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट्स एक्सेप्टेंस। ये बिल ऐसा है जिसके ऊपर प्रेसिडेंट की नोट आनी चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि सेंट्रल लॉ क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ ये कहता है कि नीट जो है उसमें गवर्नमेंट सीट्स भी कवर की जाएगी, और ये राज्य ये चाहता है कि ये चीज़ ना हो। तो सेंट्रल लॉ के विरोध में अगर स्टेट का लॉ है तो फिर आपको प्रेसिडेंट से ही ग्रीन सिग्नल लेना पड़ेगा। तो पहले ही ये चीज़ करने की ज़रूरत थी। The exemption from NEET is in conflict with the central law that makes it mandatory and therefore can only be saved by the president's assent. Regardless of the bill's merit, the governor should delay the matter no further. The original intent of the constitution maker was that the governor under Article 200 have to have no discretion, save in the case of the law that undermines the position of the High Court, which he is bound to reserve for the president's consideration. अगर हाई कोर्ट ने कुछ कहा है और उसके विरोध में जा रही है कोई चीज़, तो प्रेसिडेंट जो गवर्नर हैं तो वो अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे एज पर आर्टिकल 200। हाउएवर द गवर्नर्स रेयर यूज ऑफ डिस्क्रिशन टू क्वेश्चन द डिजायरेबिलिटी और द वैलिडिटी ऑफ अ बिल एंड आस्क फॉर रिकंसिडरेशन इज नाउ अ मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस। ये अब यही होता है कि जो मैंने तीन ऑप्शंस बताए उन तीन में से कोई एक ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज किया जाता है, और ज़्यादातर मामलों में क्या है कि वो बिल जो है उसको डिले ही किया जाता है। ये चीज़ होने लगी है अब। Some parts of the governor's communication to the Legislative Assembly Speaker seem to suggest that Mr. Ravi disagrees with the basis for the bill, even though he is not wrong in highlighting a Supreme Court decision in favor of NEET. Supreme Court के एक डिसीजन ने नीट के फेवर में, सुप्रीम कोर्ट ने नीट के फेवर में एक डिसीजन लिया था, लेकिन मिस्टर रवि जो हैं वो एनीवे जब वो कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर डिसीजन लिया था तो वो सही है, लेकिन वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं या फिर ये बिल उनको पसंद नहीं है, वो तो क्लियरली हमें देखने को मिलता है। इट इज़ नॉट जनरली डिजायरेबल फॉर द गवर्नर टू सीक टू मैच विद द लेजिस्लेचर्स विजडम ऑन द सोशल इनपुट्स दैट इन्फॉर्म पॉलिसी। अब कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है, जो सरकार या कमीशन है उसने सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में ये कहा था कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर को कोई सलाह देते हैं तो फिर उनके विरोध में गवर्नर जो है वो नहीं जा सकते। गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर की बात जो है वो माननी ही पड़ती है। तो अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है, क्योंकि देखिए अब नीट के अंदर इसको रखा जाना चाहिए नहीं रखा जाना चाहिए। एंड ऑफ द डे जो राज्य सरकारें हैं और मेडिकल एजुकेशन जो हैं वो राज्य सरकारें ऑपरेट करती हैं, तो उनके हाथ में है, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। दे नो द बेस्ट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई लॉ बनाया है तो उसके विरोध में जाकर भी आप कुछ चीज़ नहीं कर सकते। तो इट्स अ वेरी टेक्निकल चीज़। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, राइट। न्यूज़ की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो उत्तर प्रदेश में जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट फेज़ की शुरुआत कल से हो जाएगी। 487 पोलिंग स्टेशंस इन 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन मणिपुर टू बी मैन्ड बाय विमेन ऑफिशियल्स ओनली। जो 2008 का अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस था तो उसमें आज जो गुजरात की स्पेशल कोर्ट है वो सज़ा सुनाएगी 49 कन्विक्ट्स को। 170 करोड़ 87 लाख वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर किए गए हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के बारे में हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ये बताया कि ये पूरी दुनिया को हमारे सनातन धर्म के बारे में ये स्टैच्यू जो है वो एक प्रकार से बताएगा या फिर इन्फॉर्म करेगा कि वी आर अ कंट्री ऑफ सनातन धर्म।
बांग्लादेश की जीडीपी की जो है वो ये 6.91% से एक्सपांड हुई है, ग्रो हुई है, और पर कैपिटा इनकम जो है ये $2,591 हो चुके हैं, विच इज़ इम्प्रेसिव। इंडिया और बांग्लादेश ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे के साथ शेयर की। कल जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था, इसका आंसर है एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब ये होता है कि अपने कल्चर को सबसे बेस्ट मानना, और इस चक्कर में दूसरे लोगों का कल्चर और दूसरे लोगों का जो जीने का तरीका है उसको इन्फीरियर मानना, तो इस चीज़ को कहते हैं एथनोसेंट्रिज्म। दोस्तों, मुझे वक्त नहीं मिला था कि आपने आसियान के ऊपर, मैंने ऊपर ऊपर से देखा था कि आसियान के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताए थे, लेकिन मैं उनको आराम से पढ़ नहीं पाया था। आई वॉज वर्किंग with some other topics, तो आई एम गोइंग टू गो थ्रू इट, रेस्ट एश्योर्ड। तो हम जो कल का लेक्चर है ना, इसमें हम आसियान का जो आंसर आपने लिखा है उसको कल हम देख लेंगे। और आपके लिए एक प्रश्न है कि हमारे देश में कितनी हाई कोर्ट्स हैं, राइट? टोटल कितनी हाई कोर्ट्स है बताइए। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू सून। आई एम श्योर आप क्यूरियसली फॉरएवर पर जो वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियो भी अपलोड किया जा रहा है, और कल मैंने एक इंटरेस्टिंग वीडियो इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप के ऊपर बनाया था और इसको लॉन्च किया था। तो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने शेयर किया। अभी हाल ही में इजराइल और इंडिया ने 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की अपने कूटनीतिक संबंधों की, तो ये वीडियो खास देखिएगा। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू सून विद फाइनेंशियल एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।